हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट साइकोलॉजी है। ओके, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी जैसे हम डिस्कस करेंगे हमने एक ब्रांच पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस पढ़े थे, उसमें था कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी थी। तो वो क्या होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी एक कह सकते हो एक ऐसा फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें सारे आपके जो भी प्रोसेसेस हैं या बिहेवियर रिप्रेजेंटेशन है या फिर आपकी जो भी बिहेवियर पैटर्न की स्टडी है वो सारी बर्थ से लेके ओल्ड एज तक वो कहाँ पे पढ़ी जाती है, वो पढ़ी जाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी का ब्रांच होता है जो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस एंड फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। पहली चीज़ तो क्या क्या प्रोसेस चल रही है आपके बिहेवियर पैटर्न में, मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एंड वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके बिहेवियर पैटर्न को, विच इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज और हर बिहेवियर। मीन्स आपके बिहेवियर पैटर्न में जो भी फैक्टर या जो भी प्रोसेस चल रही है जो अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो आपके ग्रोथ को भी हो सकता है, वो ग्रोथ आपकी पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो भी जितने भी फैक्टर्स हैं और जो प्रोसेस चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं इस ब्रांच के अंदर। ओके, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, कहाँ से, मतलब अगर एक ह्यूमन का देखेंगे तो सिंस बर्थ टू सिंस ओल्ड एंड टिल डेथ उतना एक बिहेवियर रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज हर बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ये आप एज अ डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि इस पैटर्न को पढ़ने के लिए या इस बिहेवियर जो हो आप स्टडी कर रहे हो, प्रेजेंटेशन स्टडी कर रहे हो, उसको पढ़ने के लिए आपको एक ऑर्डर चाहिए होगा ना, कि अब बर्थ से लेके अब डायरेक्ट बर्थ और डायरेक्ट ओल्ड एज तो आप नहीं पढ़ सकते, तो एक पूरा ऑर्डर होगा ना। तो वो ऑर्डर क्या है बिहेवियर स्टडी के लिए? वो होता है फर्स्ट इन्फेंसी, सेकेंड अर्ली चाइल्डहुड। नॉर्मली होता है अलग अलग, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अलग अलग प्रॉपर कह सकते हो बाय एज और बाय साइकोलॉजिकल बिहेवियर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बट नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड इज लेट चाइल्डहुड, देन आपका आता है एडोलेसेंट, देन आपका अर्ली अडल्टहुड, देन मिडिल अडल्टहुड, सिक्स में, एंड लास्ट आपका आता है ओल्ड एज। ओके, तो इस पैटर्न को नॉर्मली सब कह सकते हो कि यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए बिहेवियर पैटर्न। तो इन सारे 7 पैटर्न को हम प्रॉपर पढ़ेंगे, लाइक मीन्स इन सारे ऑर्डर्स को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे सिंगल बाय सिंगल। एंड इसमें जैसे लाइक अगर आपका इन्फेंसी है, इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके फिजिकल, सोशल एंड साइको सोशल या साइकोलॉजिकल आपके क्या नीड्स हैं एज पर साइकोलॉजी। एक इन्फेंसी की या एक ओल्ड एज की क्या नीड्स होती हैं, क्या उसमें आपका खुद का एक नर्सिंग रोल होता है जो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर में जो फर्स्ट नंबर पे था वो था हमारा इन्फेंसी। तो इन्फेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो वो डिनोट करता है इन्फेंट्स को। इन्फेंट्स मीन्स लाइक जो बच्चे होते हैं सिंस बर्थ टू 1 ईयर्स, ठीक है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्या डेवलपमेंट होता है, लाइक उनकी क्या नीड्स होती हैं, ठीक है, क्या उनके बिहेवियर पैटर्न होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे इसमें अच्छा 2 टर्म्स हैं, लाइक एक होता है इन्फेंट, एक होता है न्यूनेट। ओके, तो न्यूनेट उन बच्चों को कहते हैं या उन बेबीज को कहते हैं जो न्यूली बोर्न है, ठीक है, अप टू 1 मंथ के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 4 वीक्स और 1 मंथ के जो भी जितने भी बच्चे होते हैं उनको न्यूनेट्स कहते हैं। एंड आफ्टर दैट अप टू 1 ईयर्स टिल द, मतलब 1 साल का जो बेबी हो जाता है उनको तब तक के लिए इन्फेंट्स कहते हैं। आफ्टर दैट दे आर कॉल्ड एज चिल्ड्रन, या फिर उनको अर्ली चाइल्डहुड में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डेवलपमेंट कैसे, अब एक बच्चा है, एक छोटा सा, ठीक है, न्यूनेट है या फिर इन्फेंट है, तो बच्चा है उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक उसका मदर के साथ अटैचमेंट, उसके न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है, एंड सेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी मीन्स लाइक अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश करता है।
ना ज़्यादा कुछ बोलता है, ठीक है, ना ज़्यादा कुछ उसको कोई एक्शंस होते हैं उसके, कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ नीड्स होंगी, उसके डेवलपमेंट पैटर्न्स होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो होता है लर्न टू सिट, स्टैंड एंड बिगिन टू वॉक। ऑफ कोर्स अब बच्चे जो नए हैं या न्यूली बॉर्न है वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, एंड धीरे धीरे वो क्या सीख रहेगा, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, ठीक है, खड़े कैसे होना, ये सारी चीज़ें वो एज अ फिजिकल ग्रोथ में उसके हमें दिखाई देगा। इसकी वेट और हाइट में भी इंक्रीज जो होगी, परसेंटेज इंक्रीज होगी, वो भी हमें दिखेगा कि बच्चा जब छोटा सा था, तो पैदा हुआ था इतना छोटा सा था, नाउ वो जब लगभग 1 साल का हो गया, लगभग 1-4 ऐसे करके 6-7 वीक से ऊपर, मंथ से ऊपर हो चुका है, तो देन वी सी कि वो बैठना शुरू कर रहा है, तो थोड़ी थोड़ी उसकी हाइट और उसके वेट में भी इंक्रीजमेंट या इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसका वर्बल बिहेवियर बिगिंस टू अडैप्ट, मीन्स वो बोलना शुरू करता है, बोलना सीख नहीं जाता है। वो बच्चा जो भी इतना छोटा सा होता है वो बोलना शुरू करता है, अडैप्ट करना शुरू करता है, और कहाँ से करता है, उसकी मदर टंग लैंग्वेज, मीन्स जो उसकी मदर होती हैं या अपने सराउंडिंग से जो भी चीज़ें वो समझ पाता है वो उसको बोलने की कोशिश करता है, या कह सकते हो अब जो आप सिखाते हैं उसको वो बोलने की वो कोशिश करता है। ओके, अब उसके नीड्स क्या है उसके नीड्स की, लाइक अब इतनी सी छोटी सी वो खुद से तो बता नहीं पाएगा, तो हमें समझना पड़ता है कि एज अ बिहेवियर या फिर उसके एज अ डेवलपमेंट में उसको क्या नीड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स वो इतना कैपेबल नहीं है कि अपनी सराउंडिंग को अडेप्ट कर पाए, समझ पाए और रिस्पॉन्स कर पाए, तो उसका सबसे पहला होता है सिक्योरिटी, जो कि उसके पेरेंट्स से मिलती है, ओके, कि हाँ अब वो सिक्योर है, वो जिस भी सराउंडिंग में वो सेफ है, ओके। नेक्स्ट इज लव एंड अफेक्शन, ऑफ कोर्स वो बच्चों को तो सभी प्यार करते हैं, बट लव एंड अफेक्शन जो अटैचमेंट बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शो करता है या बॉन्ड बनाता है, वो शायद ऐसे आपसी जो भी रिलेटिव्स होते हैं या ऐसे इनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड उसका नहीं बनता। तो उसकी जो बेसिक नीड होती है वो उसका लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज पेरेंट्स या फिर उसके जो सिबलिंग्स हैं उनसे, ओके, मीन्स जो ज़्यादा क्लोज है। देन नरिशमेंट, ऑफ कोर्स नरिशमेंट खुद से तो बताएगा नहीं, भूख लगी है बस रोता है, ओके, लेकिन नरिशमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में नरिशमेंट का बहुत मेजर रोल होता है। नरिशमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि अगर कोई भी एक चीज़ की कमी रह जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमें वो रिफ्लेक्शन दिखता है कि हाँ ये चीज़ रह गया था, इस वजह से शायद इसका ये इतना ग्रोथ नहीं हो पाया, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो, ओके। देन केयर एंड कंफर्ट, ऑफ कोर्स वो खुद से अपनी केयर नहीं कर सकता, इट्स नॉट केपेबल, तो हमें तब तक के लिए उसकी केयर, उसका कंफर्ट, उसकी सारी चीज़ें, उसकी सिक्योरिटी, मीन्स कह सकते हैं ना, उसका एक सराउंडिंग अप्रोप्रिएट रखना, ये उसकी नीड्स होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है, ओके। अब यहाँ पे वो जो हमें साइकोलॉजिकल बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चा कैन नॉट बियर, लाइक जो बेबी होता है वो कैन नॉट बियर द सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ऑफ कोर्स जो भी बच्चा होगा जिसका अटैचमेंट सबसे ज़्यादा बॉन्ड या फिर कह सकते हो अफेक्शन बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है अपने पेरेंट्स। अगर वही दूर हो गए, उन्हीं से सेपरेट हो गया, तो वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर या उसके मेंटल हेल्थ पर उतना तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, जो कि आगे फ्यूचर में जब डेवलपमेंट होता है, वो बच्चा बड़ा होता है, देन यू कैन सी कि उसके अंदर वो इमोशनल बिहेवियर वो रिफ्लेक्ट होता है, कहीं ना कहीं उसके एक अंदर एक ग्रीफ, एक कमी, एक सैडनेस महसूस होती है कि हाँ मेरे मम्मी पापा होते तो ऐसा होता, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कैन सफ़र फ्रॉम सेंस ऑफ लॉस, ग्रीफ, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट लव, मीन्स अगर ऑफकोर्स जब उस समझने के लेवल पे नहीं है, स्टेज पे नहीं है, तभी सेपरेशन हो गया, देन जब आगे वो चीज़ों को रिलेट करेगा तो वहाँ पे एक होगा ना कि सेंस ऑफ ग्रीफ, एक सफ़र। और बच्चे जो छोटा, जब भी आप लाइक नॉर्मली आप देखोगे कोई बच्चा है, उसके मम्मी पापा से आपने उसको ले लिया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रोने लगता है, रोंदू जैसा मुंह बना लेता है, या बहुत सारे बच्चे होते हैं रोने भी लगते हैं। तो होता है ना कि वो उनका एक सेंस ऑफ सेपरेशन उनको खुद समझ में आ रहा है, इतना कोई खास उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इतना उनको समझ में आ रहा है कि अपने मम्मी पापा से दूर हैं या अपने सिबलिंग या अपने मीन्स क्लोज्ड वन से दूर हो गए। तो वहाँ पे एक होता है ना सेंस ऑफ लॉस, उनको समझ में आता है, एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ग्रीफ और इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट लव, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट इज कैन ऑल्सो लूज ब्लैडर एंड बावल कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे लाइक आप कह सकते हो नियोनेट्स,
जो न्यूली बर्थ होते हैं वहाँ से अगर आप नोटिस करना शुरू करो सिंस बर्थ से, तो बच्चों को क्या होता है, ब्लैडर और बाउल कंट्रोल नहीं होता है, वो मीन्स इतना कंट्रोल नहीं होता उनके खुद के ब्लैडर और बाउल पर, वो फ्रीक्वेंटली अपना एलिमिनेशन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते हैं, जैसे जैसे वो उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ होता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ पे कंट्रोल करते हैं। जब वो अच्छी खासी सराउंडिंग, ये अच्छी अडेप्टेबिलिटी में होते हैं, उनका अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनको अफेक्ट कर रही हैं उनके उसके मेंटल हेल्थ पर, तो वहाँ पे होता है ना, बच्चा डरने लगता है, उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलता है कि वो अपना ब्लैडर और बाउल कंट्रोल लूज कर रहा है, मींस वो कंट्रोल नहीं बना पा रहा है। क्योंकि वो कह सकते हो ना, उसका जो अब थिंकिंग कैपेसिटी है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी वो शिफ्ट हो गई है किधर, ग्रीफ की तरफ, तो वो फिजिकल ग्रोथ पर इतना उसका ध्यान नहीं जा पाता है। लाइक कह सकते हैं कि एक अनसीन एक ऐसा होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग की, ये जब आप अच्छे सराउंडिंग में सब चीज़ें, तो ऑटोमेटिक आपकी सब चीज़ें जो भी आपके फिजिकल हो, मेंटल हो, चीज़ें अच्छी होती हैं। तो वो जैसे ही अगर इन सारी चीज़ों से दूर होता है, नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो वो उसका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से बच्चे अपना ज़्यादातर, आपने बहुत सुना होगा कि बड़े हो गए हैं फिर भी उनका ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल अभी उनके खुद के कंट्रोल में नहीं, उनके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है कि वो ब्लैडर और बाउल कंट्रोल पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं और उसे लूज कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट्स के बाद, हमारे आते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है अर्ली चाइल्डहुड। ओके, तो अर्ली चाइल्डहुड में कौन से बच्चे आते हैं, जो 1 ईयर से अबव मीन्स 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें हम डेवलपमेंट स्टेज मीन्स इनका डेवलपमेंट क्या होता है स्टेज में वो बात करते हैं। तो इनका होता है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, लाइक बर्थ से लेके अप टू 1 ईयर्स आप देखते हो कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है। लाइक छोटा सा था, फिर कुछ महीनों बाद बैठने लग रहा है, फिर कुछ महीनों बाद चलना शुरू कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती है। ओके, लर्न्स टू वॉक, रन, जंप एंड बैलेंस, मतलब वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेता है, चलना सीख लेता है, ठीक है, कूदना सीख लेता है, बैलेंस करना सीख लेता है, मीन्स ऑटोमेटिक वो लाइक स्टार्टिंग स्टेज से आप देखते हो ना कि बच्चे पहले खड़े होते हैं, फिर चलना है, और फिर ऐसा होता है ना कि वो बिना कुछ सहारा लिए वो चलना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज बैलेंस, उनका एक बैलेंस बन जाता है। इनके पास एक फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, एक अच्छा सा एक मोटर एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फिजिकल एक्टिविटी करने में इनको एक मीन्स कह सकते हो अच्छी स्किल मिल जाती है, सीख लेते हैं, ये अपने आप से बैलेंस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको पता है कि कैसे चलना है, कैसे झुकना है, कैसे चीज़ें उठानी है, कैसे फेंकनी है, ये सारी चीज़ें वो अडेप्ट कर लेते हैं। दैट इज मोटर एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। डेवलप सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन मीन्स उनके जितने भी लाइक होते हैं ना कि चीज़ें वो समझ में आने लगती हैं कि अगर हाँ कुछ गर्म है तो उसको नहीं छूना है, ठीक है, कुछ दिख रहा है तो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसको समझ में आ रहा है कुछ तो है, भले ही उसने उस चीज़ का नाम ना पढ़ा हो या ना समझा हो, नहीं पता उसे, लेकिन उसको ये तो पता है कुछ तो है, अंधेरा है कि उजाला, ये सारी चीज़ें वो नोट करने लगता है और आइडेंटिफाई करने लगता है। ओके, लाइक लर्न्स टू स्पीक, स्पीकिंग, ड्रेस, केयर, प्रैक्टिकल थिंकिंग। प्रैक्टिकल मीन्स जो नॉर्मल डेली लाइफ थिंकिंग होती है उसकी प्रैक्टिकल बेस पे जो वो समझ रहा है, जो खुद इंटरेक्ट कर रहा है उन चीज़ों से उसकी थिंकिंग। ओके, ड्रेस केयर ऑफ कोर्स बच्चे खुद से तैयार होने लगते हैं, बच्चे मैं खुद से नहाऊंगा, ओके, मैं ये वाली फ्रॉक खुद से पहनूंगी, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, ठीक है। सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स मीन्स जो उनके डेली लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, ओ मेरी क्लिप गिर गई, मेरे जूते के शूज़ के लेस खुल गए हैं, ओके, तो ऐसे होता है ना, तो वो सारी नॉर्मल उनकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हैं, जो वो इंटरेक्ट करते हैं और खुद सीख रहे हैं, खुद अडेप्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नोज टू यूज राइटिंग टूल, आइडेंटिफाई लेटर्स, नंबर्स एंड साउंड मीन्स ऑफ कोर्स साउंड देखते ना बच्चों को गाने बड़े जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें आप सिखाओगे तो वो चीज़ें सीखना शुरू कर, मीन्स उनको एक क्यूरियोसिटी होती है उस टाइम पे कि मुझे ये जानना है, मुझे भी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके, राइटिंग टूल्स ऑफ कोर्स वो पेन पेंसिल आप देखते हो कुछ भी वो शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे आपकी कॉपी मिल जाए बस गोचना शुरू, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, वो सीखना शुरू कर देते हैं। लर्न्स इमोशनल पैटर्न। अच्छा हाँ, ये बहुत मेजर थिंग जो बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं,
ये सारी चीज़ें भले वो इंटरेक्ट ना करें, लेकिन जो इमोशनल पैटर्न है वो वेल डिफाइन हो जाती है। मीन्स उनको पता है कि उनको गुस्सा आ रहा है, मुझे चॉकलेट, आपने चॉकलेट नहीं दी, मुझे चाहिए था, ये मेरा सामान है, आप मत लो, आप इसे मत छुओ। ये सारी चीज़ें ना इमोशनल पैटर्न उनका वेल डेवलप हो जाता है। उनको अच्छे से पता है कि क्या हेट है, क्या जेलसी है, क्या प्यार है। ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से पता होती हैं। डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, लव, हेट, ये सारे एग्जाम्पल्स लाइक के तौर पर ये सारी चीज़ें उनको पता है। डील्स विथ नॉर्मल डिफिकल्टीज, ऑफ कोर्स वो नॉर्मल जो जैसे मैंने बोला बेसिक जो उनकी डिफिकल्टीज़ हैं वो सारी चीज़ों से वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स उन सब चीज़ों से वो ओवरकम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रैपिड इंटेलेक्चुअल एंड सोशियो इकोनॉमिकल ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे इनकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, वहीं पर इंटेलेक्चुअल एंड सोशियो इमोशनल ग्रोथ इनकी बहुत तेज़ी से ऊपर होती है। वो कैसे लाइक फिजिकल ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो, इनकी अब धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी, ठीक है, सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। लेकिन यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल मीन्स जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत शार्प होती है। कहते हैं ना छोटे बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत शरारती होता है, तो ये ऐसे होता है कि उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटीज, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें उनमें बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। सोशियो इमोशनल ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। लाइक वो उनका एक इंटरेक्शन होता है ना कि मुझे जानना है, मुझे अपने नए नए दोस्त बनाने, तो होता है ना कि एक इंटरेक्शन लेवल उनका बहुत तेज़ होता है। इमोशनल जो ग्रोथ है, जैसे कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है ना, लव, हेट, जेलिसी, डिसअपॉइंटमेंट, ओके, एंगर, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे वो इसीलिए होती हैं, क्यों? क्योंकि इनका इमोशनल, सोशल और जो इंटेलेक्चुअल जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। ओके, तो जैसे कि हमने अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी कि ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब उनके क्या नीड्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। लाइक उनके क्या बेसिक नीड्स हैं या सोशियो एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। लाइक उनका होगा लव, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस, एनकरेजमेंट, प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन। ये इनके बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो प्यार, ऑफ कोर्स वो इतने भी बड़े नहीं हुए, तो बच्चे ही हैं, 2 to 6 ईयर्स, क्या बच्चे होते हैं। तो उनका एक होता है ना कि अगर वहाँ पे भी अगर वो सेपरेशन वो देख रहे हैं तो वो अफेक्ट करता है, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन। यहाँ पे बच्चे थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, अपनी सराउंडिंग को जानने लगते हैं, इसलिए उनको रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा लाइक होती है ना, एक डिमांड होती है कि अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल एक चॉकलेट लेके गए किसी भी अपने फैमिली उसमें गैदरिंग में, और वहाँ पे ढेर सारे बच्चे, और आप वहाँ कुछ बच्चों के लिए लेके गए, तो वहाँ पे आपने बाय नेम किसी 2-4 बच्चे को बुला दिया और उसे चॉकलेट दे दी, उसे अवॉर्ड किया, लाइक कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए, प्रेजेंट लाए हैं। तो जो बाकी के बच्चे होंगे ना, अगर इस एज ग्रुप में होंगे 2 to 6 ईयर्स में, तो उनका भी हो कि उन्हें भी कोई रिकॉग्नाइज करे, और उन्हें भी वो एक होती है ना, वो बोलेंगे नहीं लेकिन उनका एक नीड होता है, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियरल नीड होता है कि उनको भी रिकॉग्निशन मिले, वो चॉकलेट उन्हें भी मिले। ओके, मीन्स लाइक उनको भी वो लाइक कह सकते हो ना आप, अटेंशन मिले जो आप बाकी बच्चों को दे रहे हो। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स दे आर नॉट वेल इनफ कि वो अपना सेफ सराउंडिंग बना पाएँ, तो ऑफ कोर्स उन्हें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस, वही जैसे हमने बताया कि एक रिकॉग्निशन, एक अटेंशन चाहिए, तो वैसे एक एक्सेप्टेंस लेवल भी होता है उनका कि उन्हें एक्सेप्टेंस मिले कि हाँ वो इस चीज़ के लिए भी परफेक्ट होता है ना, कि अगर आप कोई गेम आप कंडक्ट कर रहे हो, नॉर्मल छोटे बच्चों का गेम हो रहा है, तो हाँ तुम खेलोगे, बच्चे तुम छोटे हो, तुम नहीं खेल पाओगे, तो वो होता है ना उनके मन में कहीं ना कहीं वो रह जाती है। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लेट हर डू दैट, लेट हिम डू दैट, आप उसको करने दो, उसको खुद ही समझ आएगी ही इज केपेबल और नॉट। तो वो चीज़ें आप होती है ना कि एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आप उस चीज़ को समझा सकते हो, तो वहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आई कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए हूँ या ये काम मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट। ऑफ कोर्स आपको होता है ना कि कोई भी काम आप बच्चे कर रहे हो तो उनको एनकरेज करो, को वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, तो एनकरेजमेंट से क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप उनको एनकरेज नहीं करोगे तो उनका होगा ना करते ही रहते हैं लेकिन कोई इंटरेस्ट उनमें डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एनकरेजमेंट इज मच इम्पॉर्टेंट। देन डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन की बात करें, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन, अगर अभी से उनके अंदर ये चीज़ें या हैबिचुअल ये डिसिप्लिन नहीं, मैनर्स नहीं डालेंगे तो आगे चल के वो कभी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि सबको पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज होता है चाइल्डहुड फेज, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की बहुत वैल्यू होती है।
नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा थर्ड था, हमारा है लेट चाइल्डहुड, जो कि होता है 6 to 12 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं, उनके ऊपर होता है। 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती होती है, इंक्रीज इन मस्कुलर डेवलपमेंट। जैसे हमने बोला था ना, ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन उनका जो मोटर और मस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो बढ़ता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है कि उनका मस्कुलर और बैलेंस डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक वो अपनी लाइक होता है ना, कहीं से बच्चे डगमगा भी जा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज़ें वो अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं और अब उनका जो मोटर स्किल है या जो फिजिकल स्किल है वो बहुत फाइन हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट लर्न्स न्यू स्किल्स एंड एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो अर्ली चाइल्डहुड में क्या था कि वो सीख रहे थे लिखना, पढ़ना, बोलना, बट यहाँ पे वो उनकी वो होता है ना, एक नई उन सारी चीज़ों को वो सीख चुके और उसको इस्तेमाल करके वो नई एक्टिविटीज़, नई स्किल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं। देन लैंग्वेज क्लैरिटी यहाँ पे जो होती है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। लाइक होता है ना कि 6 साल तक के बच्चे इतने क्लियर नहीं होते वॉइस पे, लेकिन 6 to 12 जो हमारे होते हैं वो उनके पास ये लैंग्वेज क्लैरिटी होती है कि उनकी मदर टंग है वो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड हैव वैलिड थिंकिंग कैपेसिटी। ऑफ कोर्स अब पहले क्या होता है ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अपनी वो देखते हैं तो वो धीरे धीरे ऐसे ना चीज़ें अडेप्ट करते हैं, सीखते हैं। लाइक होता है ना कि इंसान गिरता है तो ही पता चलता है उसे उठना कैसे है। ऑफ कोर्स तो बच्चों पे क्या होता है ना, धीरे धीरे वो चीज़ें लेवल अप होती हैं, तो वो लेवल अप अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सीखते हैं, तो वो ऐसे ही उनकी थिंकिंग भी बढ़ती है। थिंकिंग उनकी बढ़ती है, वो नॉर्मल सिंपल से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। वो ऐसी सराउंडिंग्स में अडेप्ट होते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स में ऐसे वो अडेप्ट होते हैं और उसको देखते हैं, उसको फेस करते हैं, ओवरकम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग भी बढ़ती है। तो ऐसे ही आप फॉर एन एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, जो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, उनकी थिंकिंग भी उतनी ज़्यादा मीन्स ओवर नहीं हो पाती, मीन्स बढ़ नहीं पाती है, वो उतना नहीं सीख पाते हैं। ओके, वो इतना अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अपने लाइफस्टाइल में चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को खुद डील कर रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग ऑफकोर्स शार्प होती जाती है। ठीक है, इनकी नीड्स के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके नीड्स के बाद बात करते हैं। लाइक लेट चाइल्डहुड में हमारी क्या नीड्स होती हैं, डेवलपमेंट की हमने बात कर ली है। नीड्स वही होती हैं जो उनकी डेवलपमेंट स्टेज में नेसेसरी होता है, लाइक लव, सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, नीड्स, अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन एंड फिजिकल केयर। लाइक लव ऑफ कोर्स वो उनकी नीड होगी, अगर उनका कहीं से भी लाइक उनको अगर ये कहीं भी फील होगा कि वो मीन्स कह सकते हैं गैप हो रहा है बीच में, बॉन्ड में, ठीक है, अफेक्शन में कोई कमी हो रही है, लव में कोई कमी हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें उनके मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट करेंगी। तो वहीं इनकी जो डिमांड होती है लव की, लाइक अपने मदर फादर से, ठीक है, अपने फ्रेंड से, फ्रेंड्स सर्कल्स में, लाइक उनका एक अच्छा अफेक्शन हो, वो चीज़ें मेंटेन रहें, तो वो दैट इज़ डिमांड फॉर लव। सिक्योरिटी ऑफ कोर्स उनको सेफ सिक्योर फील कराने के लिए जो आपके सराउंडिंग में जो पर्सन्स होते हैं, आपके गार्जियंस होते हैं, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सिक्योर और सेफ रहें। ठीक है, नेक्स्ट इज बिलोंगिंग नीड्स, मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे उनकी नीड्स बढ़ जाती हैं। बच्चे को नहीं मालूम उसे क्या क्या चाहिए, लेकिन 6 to 12 ईयर्स में जो भी बच्चे होते हैं वो उनको मालूम है कि हाँ मेरी ये नीड्स है, मुझे बुक चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे ये इरेजर चाहिए, तो वो उनका नीड उनको पता है और वहाँ पे वो बिलोंगिंग नीड्स मीन्स उनकी बिलोंगिंग्स हैं जो उनको उनके लिए हो, जो चीज़ें उनकी हैं वो उनको मालूम है और उसकी वो नीड की डिमांड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, वो जब एक्सप्रेस करें कुछ भी, ऑफ कोर्स यहाँ पे वो कैपेबल हैं कि अपनी अकॉर्डिंग, अपने स्टेज के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेस करते रहे चीज़ों को। तो जब वो एक्सप्रेस करें तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, वेदर वो पेरेंट्स के बीच में हो या अपने सिबलिंग्स के बीच में हो। नेक्स्ट इज अटेंशन, ऑफ कोर्स दे डिमांड फॉर अटेंशन। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, जिनके अंदर बहुत अच्छा नहीं होता है, लो कॉन्फिडेंस के बच्चे भी होते हैं, तो वो डिमांड करते हैं अटेंशन के लिए, कोई उन्हें अटेंशन दे ताकि वो आगे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें और पार्ट करें, मीन्स पार्टिसिपेट करें। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल केयर, ऑफ कोर्स वो फिजिकल केयर दे आर वेल इनफ टू डू देयर फिजिकल केयर, बट इतने भी वो अच्छे नहीं होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को सारी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। लाइक उनका बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल होता है, बट बाकी के केयर्स लाइक उनका नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन केयर जो भी होता है,
उनको ब्रश करना तो आता है लेकिन अच्छे से ब्रश करना नहीं आता, वो सिखाने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके जो भी गार्जियन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनका एक फिजिकल केयर जो नीड एक डिमांड कर रहे हैं वो, कि उन्हें एक अच्छे तरीके से एक बेहतर वे में अच्छी स्किल्स में उनको सिखाई जाए चीज़ें, दैट इज़ वो उनकी नीड है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिजिकल केयर। आप देखते हैं कि ऐसे बच्चे खेलने में बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, भाग दौड़ में बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो डिमांड करते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा भी होता है, प्लस वो उनकी जो डेवलपमेंट, उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो बॉडीली या फिजिकली डिमांड करती है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ें। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ऑफ कोर्स इस एज ग्रुप के बच्चे जो भी होते हैं वो नॉर्मली नहीं जानते कि उनको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, मीन्स कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर रहता है क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं। तो ऑफ कोर्स वो कह सकते हो ना, अप्रोच करते हैं अपने बड़ों के पास कि हमें इस चीज़ के बारे में बताइए, हमें इस चीज़ के बारे में डायरेक्ट करिए, हमें गाइडेंस दीजिए। ओके, तो यहाँ पे होता है ना कि अपनी चीज़ों को बताते हैं नॉर्मली, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल उन्हें कोई मैथ्स प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो वो ऑफकोर्स अपने बड़ों से अप्रोच करेंगे उनको और उनसे गाइडेंस रिसीव करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है हमारे एडोलेसेंस, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक मीन्स स्टेज है वो हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो कि हमारे आते हैं 12 to 19 ईयर्स के बच्चे। ओके, तो इसमें जो हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं वो होती है रैपिड ग्रोथ। मीन्स आप लाइक ऐसा आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, आप उसमें भी पढ़ोगे तो उसमें आपको देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट होती है, जो इंक्रीज होती है वो होती है रैपिड ग्रोथ होती है। तो रैपिड ग्रोथ में हमारा क्या क्या आता है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ होती है। तो इसमें सबसे मेजरली जो होती है वो होती है फिजिकल ग्रोथ, जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि प्यूबर्टी, जो आप कहते हैं ना ये प्यूबर्टी का पीरियड होता है, तो प्यूबर्टी के पीरियड में आप क्या होगा, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके हाइट में चेंजेस आ रहे हैं, आपके हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपके वॉइस में चेंजेस आ रही हैं, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीज़ों में आपका एक होता है ना कि एक डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इस स्टेज में देखोगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं रैपिड ग्रोथ के बारे में। रैपिड ग्रोथ फिजिकल, जो कि आप कह सकते हो फिजिकल में बॉडी चेंजेस, आपके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के चेंजेस होते हैं। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है कि आपके थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लाइक आपका जो एक IQ लेवल होता है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है इस स्टेज में। मैक्सिमम लेवल लाइक जो भी पर्सन होता है या जो भी बच्चा होता है उसका जो भी IQ लेवल होता है वो मैक्सिमम स्टेज अटेन कर लेता है या मैक्सिमम IQ लेवल अटेन कर लेता है, जो भी होगा, और उसका अबव एवरेज होगा, अच्छा होगा, गुड, एक्सीलेंट भी IQ लेवल उसके मीन्स जो उसके जेनेटिक में होगा वो इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम लेवल अटेन कर लेगा। नेक्स्ट इज सोशल, उसका सोशल जो भी सराउंडिंग होगा उसका इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, सोशली बहुत सारी चीज़ें सीखेगा एंड अडेप्ट करेगा। नेक्स्ट इज इमोशनल ग्रोथ। ऑफ कोर्स इमोशनल ग्रोथ यहाँ पे बहुत मैटर करती है, क्योंकि इमोशनल ग्रोथ में क्या होता है, वो चीज़ें जो सीखते हैं वो अप्लाई करते हैं, उनको अपने थिंकिंग के बारे में, अपनी चीज़ों, अपनी मूड्स के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, अपने मैनर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं ग्रोथ टुवर्ड्स अडल्टहुड। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक कह सकते हो सारे एस्पेक्ट में, ग्रोथ के सारे एस्पेक्ट में वो चीज़ें अटेन कर चुके होते हैं इस स्टेज में, और वो आगे बढ़ते हैं किधर, फर्दर अडल्टहुड में, ठीक है। तो अडल्टहुड की तरफ बढ़ते लाइक होता है ना, मैच्योर थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाती है। इसमें क्या, आप जैसे बात सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में हाइट इंक्रीज करती है बहुत रैपिडली। आप देखते हैं कि बॉयज़ में ज़्यादातर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जब अडल्ट उनका एडोलेसेंट स्टेज आती है तो वो बहुत रैपिड तरीके से मीन्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज उनके चेंजेस इन वॉइस, बॉडी शेप, हॉर्मोन्स, इन सारे चीज़ों में चेंजेस होते हैं। वहीं गर्ल्स में आप मेंस्ट्रुएशन देखते हैं एंड बाकी के उनके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रोथ देखते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स में मैच्योर होने लगते हैं इस स्टेज में। फिर आता है इनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है, मैच्योर थिंकिंग, IQ इंक्रीज, ये सारी चीज़ें आप इस स्टेज में देखते हो। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड कॉन्शियसनेस ग्रोथ। इमोशनल एंड कॉन्शियसनेस ग्रोथ में क्या होता है, लाइक वो होता है ना
कि उनका जो एक इमोशनल स्टेज है या फिर एक इमोशनल लेवल है वो चीज़ें वो अटेन करें, उनको मालूम है क्या सही है क्या राइट है, उनके मॉरल्स, उनके वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें वो कह सकते हो ना एनालाइज कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको पता है कि उन्हें कहाँ कितना बोलना है, उन्हें कहाँ कितनी एक्टिविटी शो करनी है, कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, वो कोई भी माइनर से मेजर प्रॉब्लम वो सारी सॉल्व कर सकते हैं, वो उनकी डेली बेसिस में हो, उनके स्टडीज़ में हो, उनके लाइफस्टाइल में हो, वो सारी चीज़ें वो ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनका आता है डिज़ायर्ड मूड एंड हैबिट चेंजेस। वो ऑफकोर्स जब बच्चा बड़ा होता है, एडोलेसेंट एज में आता है, तो ऑफकोर्स उनके डिज़ायर्स बढ़ते हैं कि हाँ मैं बड़ा होकर ये बनूंगा या मुझे ये करना है, ठीक है। तो वो उसके डिज़ायर्स अचीवमेंट करती है, लाइक होता है ना कि ड्रीम, डिज़ायर, गोल, एम, जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो फिक्स करते हैं, अपने डिज़ायर्स बताते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। उनके मूड्स में चेंजेस आते हैं कि हाँ उनको पता है कि उनके मूड्स पैटर्न क्या है, लाइक वो अभी खुश हैं, अभी उदास हैं, वो एक्सप्रेसिव वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज हैबिट चेंजेस। ऑफ कोर्स वो अपने आप को डेवलप करते हैं, लाइक होता है ना कि कल से मैं जिम जाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें होती है ना कि वो अपनी हैबिट में चेंजेस लाते हैं ताकि उनको पता है कि हमें जो गोल है मेरा, जो भी एम है मेरा, उसको अचीव करने के लिए जो मुझे हैबिट अप्लाई करना पड़ेगा या जो मैनर अप्लाई करना पड़ेगा वो उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो भी थिंकिंग कैपेसिटी होती है, जो भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी हद तक ग्रो कर चुकी होती है, उनको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है थोड़ी थोड़ी ही, और वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, तो हम इनकी इस स्टेज की नीड्स के बारे में अगर बात करें तो इनकी जो एडोलेसेंट स्टेज पर जो नीड होती है वो होती है स्टेटस, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, गाइडेंस एंड मेजर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो इस समय वो डिमांड करते हैं एज नीड। लाइक आप कह सकते हो ना कि स्टेटस, क्योंकि लाइक उनका एक एम है। तो ऑफ कोर्स आपने अभी फॉर एन एग्जांपल जैसे आप कभी अपने फ्रेंड सर्कल में रहे हो, ठीक है, आपने सुना होगा कि उनका भी एक होता है ना एक ईगो लेवल होता है, एक अटेंशन लेवल होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है जहाँ पे वो शो करते हैं अपने बिहेवियर में, और फिर वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं। उनका एक स्टेटस है, लाइक भाई तू ऐसे मत किया कर, लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, लोग मेरे साथ ऐसे रहते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा ये मीन्स मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ इसलिए मुझे जानते हैं, ठीक है। स्टेटस में वो क्या डिनोट करते हैं कि लाइक अगर उनके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है और उसके लिए लोग उन्हें अगर जानते हैं तो वो उस चीज़ पर डिमांड करते हैं कि उन्हें और रिकॉग्निशन मिले या उन्हें और अटेंशन मिले। सो वो अपनी नीड में वो स्टेटस इसीलिए डिमांड करते हैं कि उनकी रिकॉग्निशन बढ़े, उनका नाम थोड़ा सा और बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स इस स्टेज में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि इंडिपेंडेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जो बच्चे होते हैं इस स्टेज में वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, लाइक उन्हें घूमने जाना है, उन्हें अपने दोस्तों के साथ जाना है, उन्हें किसी भी चीज़ की परमिशन की नीड नहीं चाहिए। लाइक होता है ना कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन मेक डिसीजन, ठीक है, मैं खुद के डिसीजन खुद से लेना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप इस स्टेज में आप नोटिस करोगे कि ये उनकी डिमांड होती है कि उन्हें एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस इसलिए कह सकते हो क्योंकि सारे बच्चे सेम पैटर्न में नहीं ग्रो करते हैं। हो सकता है कुछ के पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो पर कुछ के पास कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा ना हो, मीन्स वो लो कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे उनको एक कह सकते हो ना एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत होती है जो उनके सराउंडिंग से उनको मिलती है। लाइक वो अपनी डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से कि मम्मी मुझे ये चीज़ें सिखा दो, क्या पता मैं इस फील्ड में अच्छा कर जाऊँ, या मुझे खेलना, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं ना, मम्मी मुझे खेलना बहुत अच्छे से आता है तो मुझे आप इस चीज़ में थोड़ा सा एनकरेज करो तो मैं अच्छा सा और खेलूँगा। लेकिन वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आगे अच्छा कर पाएगा अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो डिमांड कर रहा है कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, ठीक है। कुछ होते हैं ना कि कॉन्फिडेंस, हाँ मैं अभी मैच कराओ, मैं अभी मैच खेल के दिखा दूंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस या इतना मुझे आता है। ओके, सो दैट इज़ कि डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल उसने अटेंड किया है या कितना प्रेजेंट है, तभी इस चीज़ के पीछे वो बात करते हैं। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन। ऑफ कोर्स वो कोई भी काम करते हैं उनको एक सेटिस्फैक्शन लेवल चाहिए होता है। नॉर्मली आप डेली लाइफ में देखो, अगर उनकी कोई भी चीज़, उनका एक स्टडी टेबल ही क्यों ना तो वो ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। अगर वो कोई चीज़, कोई होमवर्क कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं
या फिर आप कह सकते हो बेसिक जो उनके न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करें, तो वो जब तक वो पूरा चैप्टर का नहीं कर लेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि हाँ ये मुझे अच्छे से आ गया, ये टर्म ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तक वो उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। तो जहाँ पे उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे को अच्छे से आ गई, अब मुझे टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तब वो जाके वो कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ते हैं। सो दैट इज द डिमांड फॉर सेटिस्फैक्शन। देन प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्यों? क्योंकि इस लेवल पे जो आप कहते हो ना एक मैच्योरिटी लेवल होती है वो अटेन हो जाती है, तो वो उनकी हर एक चीज़, उनकी बेसिक लाइफस्टाइल से लेके कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी प्रॉपर ओरिएंटेड होती हैं, क्योंकि वो आगे के अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर वे में कैसे रखी जाती हैं या फिर वो कैसे ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो वो अपने पर भी अप्लाई करते हैं कि उनकी भी चीज़ें वैसी ही हों। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी बच्चे के आइडल जो भी होंगे, आइडल्स बहुत सारे होते हैं, तो अगर आइडल उनके प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी अगर उनके आइडल हैं, तो ऑफकोर्स वो उसको फॉलो करेंगे। जैसी उनकी लाइफस्टाइल होगी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ों को, लाइक अगर उनका कुछ बच्चे होते हैं सिंगर्स अच्छे लगते हैं, कि कुछ को स्पोर्ट्समैन अच्छे लगते हैं, तो जैसे स्पोर्ट्समैन की लाइफ में होता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन होती है, तो वो चीज़ वो सेम अपने लाइफ में भी अटेंड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आती हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर। देन होता है गाइडेंस। इस स्टेज पे बहुत सारे वेज ऐसे हैं या ऐसे तरीके होते हैं उनके लाइफ में जो उनको चुनना होता है। लाइक उनका करियर हो गया, उनकी बाकी की लाइफस्टाइल में जो भी चीज़ें चल रही होती उसमें उनके पास बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पड़े होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, वहाँ पर उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो डिमांड करते हैं गाइडेंस की। वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, वो अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स या जिनको भी वो समझते हैं कि वो उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपनी डिमांड शो करते हैं। नेक्स्ट इज अटेंशन। ऑफ कोर्स इस स्टेज के बच्चे अटेंशन डिमांड करते हैं। क्यों? अटेंशन लाइक थ्रू अपोजिट सेक्स विथ एक्स्ट्रा इमोशनल सपोर्ट। लाइक इस स्टेज पे आप देखोगे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने अपोजिट सेक्स मीन्स अपने अपोजिट जो नेचर है, लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में वो अट्रैक्शन बढ़ती है उस समय। तो वहाँ पे क्या होता है, वो अटेंशन डिमांड करते हैं उधर से कि हाँ थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए, काश वो मेरी दोस्त हो जाए, ठीक है। वो जैसे होता है ना इस स्टेज में लेके ना कॉलेज लाइफ में, काश वो मुझसे बात कर ले। तो ये चीज़ें आप इस स्टेज में देखते हो कि वो अटेंशन डिमांड करते हैं अपने अपोजिट सेक्स से कि उन्हें अटेंशन मिलती रहे या फिर वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहे। नेक्स्ट इज इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट ऑफ कोर्स अब लाइक जैसे जिन बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रही है उनके अपने अपोजिट पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, तो वो एक इमोशनल सपोर्ट डिमांड करते हैं। तब अब इमोशनल सपोर्ट कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स जो उनके पास बचे हुए फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे। कुछ बच्चे भी ऐसे भी होते हैं जो आइसोलेशन की तरफ बढ़ते हैं। आइसोलेशन मीन्स जो है उन्हें किसी से मतलब नहीं है, वो किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस स्टेज पे हम एज ए नीड के तौर पे देखते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारा अर्ली अडल्टहुड, जो कि होता है 20 से 40 ईयर्स के बीच में। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में आप नॉर्मली जो एडोलेसेंट क्रॉस करके जो अडल्ट्स आप देखते हो, उनमें आप क्या देखते हो? उनमें आप देखते हो फुल ग्रोथ। लाइक उनका ऑल ओवर एक एक्सपेक्ट में ग्रोथ होता है, वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, वो सारी चीज़ें आप एज अ ग्रोथ के तौर पे उनके अंदर देखते हो। वो अचीव कर चुके होते हैं अपनी एक प्रॉपर ग्रोथ को। नेक्स्ट इज सेंसरी न्यूरल फंक्शन इज मैक्सिमाइज। ऑफ कोर्स जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी होगी, जो उनकी सेंसरी फंक्शंस होंगी, जो उनके रिफ्लेक्सेस होंगे, सारी चीज़ें लाइक फिजिकल में हो गया, इमोशनल में हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, वो सारी चीज़ें आप उनके अंदर देखते हो कि उनकी ऑल ओवर ग्रोथ, वो उनकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें एक फुल लेवल पर है, एक मैक्सिमम लेवल पर है। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज पीक्ड। ऑफ कोर्स इस स्टेज पे जो उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो उनका मींस ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सारे एक अच्छे वेल डेवलपमेंट स्टेज पर होते हैं, मींस एक वेल डेवलप्ड होते हैं एंड उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छा काफ़ी मैक्सिमाइज होता है। ओके, नेक्स्ट इज एबिलिटी टू परसीव एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं ईजिली, उसको परसीव, उसको समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड
प्रॉब्लम के फर्दर में उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो उस चीज़ को फ्रेम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अचीव गोल एंड एम थ्रू इंटेलिजेंस। अपने इंटेलिजेंस से वो उनका जो भी उन्होंने एम बनाया था, जो भी उनका गोल था, वो उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। लाइक उनका एक अगर एम होगा कि मुझे बड़े होके ये करना है या मुझे अब आगे चल के ऐसे वर्क करना है तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो वो उस चीज़ पर अपना जो भी कह सकते हो ना एनर्जी लेवल होता है, एक लेवल ऑफ थिंकिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो उसको अप्लाई करते हैं और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल मैच्योरिटी इज पीक्ड। ऑफ कोर्स इमोशनल मैच्योरिटी पीक हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनको सही गलत अच्छे बुरे हर चीज़ का एक कह सकते हो ना एक पैक्ड उनको नॉलेज होता है कि हाँ अगर ये सारी सिचुएशन और इसमें ये चीज़ें हो रही हैं तो ये गलत हैं या फिर ये सही है। अगर वो कोई डिसीजन अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर या किसी और की लाइफ के ऊपर, तो उनको मालूम है कि वो कौन से डिसीजन किस तरीके पे कैसे ले रहा है, वो कितना इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज अडेप्टेबल, फेस रियलिटी एंड सिचुएशंस ईजिली। ऑफ कोर्स उनकी जो कह सकते हैं ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, इंटेलिजेंस ग्रोथ है, वो अच्छी है, तो अब वो रियलिटी अपना फेस कर सकते हैं। वो फैंटेसी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं, वो उनको पता है कि हमारी रियलिटी है। अगर लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन है कि उसको पता है कि उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी फिजिकल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं, मैं इस चीज़ से ज़्यादा बेहतर और भी चीज़ें जो होता है ना अपनी इस कैपेसिटी के अंदर ही कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें वो अप्लाई करता है कि हाँ ओके फाइन, मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, आई कैन टेक ट्रीटमेंट्स, मैं ट्रीटमेंट्स लूँगा तो मैं अच्छा हो जाऊँगा एंड देन आई कैन डू माई वर्क बेटर। ओके, तो वो अडेप्ट कर सकते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और अपनी रियलिटी बेसिस चीज़ों पे वो फोकस्ड होते हैं कि हाँ ये चीज़ें रियल में है, मुझे इस पर वर्क करना है और ये और बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज प्रेजेंट। ऑफ कोर्स उनकी लाइफ का वो डिसीजन खुद लेते हैं इस स्टेज पर। जैसे होता है एडोलसेंस तक होता है ना कि आपको परमिशन की नीड होती है, आप पूछ रहे हो कि हाँ मम्मी जाएँ कि ना जाएँ, मम्मी करें कि ना करें, मम्मी साइंस लूँ कॉमर्स लूँ, तो ये सारी चीज़ें होती है ना। यहाँ पर आपके पास एक कह सकते हो एक ऐसा ग्रोथ आपके हाथ में होता है या ऐसी आपकी स्किल आपके हाथों में होती है जहाँ पे आप अपनी डिसीजंस खुद लेते हो और आपको पता है कि ये डिसीजन कितना इफेक्टिव होने वाला है, या आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है कि ये डिसीजन कितना इफेक्टिव होगा, कितना मेरे काम आएगा। ओके, लाइक होता है ना कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में एक फ्रेम पता है, कि रिजल्ट पता है कि हाँ इस चीज़ पे मैं ऐसे वर्क करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा। या आप कह सकते हो अपनी गलतियों से आप जब सीखते हो तो आप वो चीज़ें फ्रेम करना सीख जाते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नीड्स के बारे में। तो हम अर्ली अडल्टहुड के नीड्स की अगर बात करें तो उनकी क्या नीड्स होती हैं, तो वो होती है कमिटमेंट, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इन सोसाइटी। ऑफ कोर्स तो लाइक जैसे होता है ना कि अर्ली अडल्टहुड में जो भी इंसान, जो भी इंडिविजुअल होता है, उसको फ्रीडम, ऑफ कोर्स उसकी जो थिंकिंग लेवल होती है वो इतनी होती है, उसकी डिसीजन कैपेसिटी वो खुद कर सकता है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, उसको वहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, तो वो थोड़ा सा इरिटेट होगा। मीन्स लाइक वो डिमांड करेगा ना कि अगर वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर है, वो केपेबल है डिसीजन के लिए, ठीक है, वो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए केपेबल है, और अगर उससे वहाँ पे फ्रीडम या इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही, वो खुद से नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट में अगर जैसे बात करें तो ऑफकोर्स जो भी आप कह सकते हो ना जो अट्रैक्शन था वो कन्वर्ट हो जाता है कमिटमेंट। लाइक वो पर्सन डिमांड करेगा कि वो जो भी प्रेजेंट जिसको लाइक जिधर भी अट्रैक्शन था उसका वो कमिट हो जाए, मीन्स लाइक उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, ठीक है, एक एज अ पार्टनर वो उसको अचीव करे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन। ऑफ कोर्स इस स्टेज में पर्सन खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लाइक आपके अंदर कौन सी हैबिट हैं, आपकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए एज अ स्ट्रेंथ या फिर लिमिटेशन की तरह वर्क कर रही है। आपके अंदर ये स्किल है जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो या फिर मीन्स आप यूज़ कर सकते हो एज अ टैलेंट। आपके अंदर कौन कौन से हैं, अपने बारे में आप जो भी चीज़ें आप जान सकते हो, वो होती है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन। देन रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इन सोसाइटी। ऑफकोर्स जो 20 से 40 साल की स्टेज में पर्सन होते हैं वो रिकॉग्निशन के लिए बहुत ज़्यादा थ्राइव करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक
ठीक है, अपना इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टैलेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बाकी जो भी चीज़ें होती है जिसमें वो मीन्स कह सकते हैं उनकी लिमिटेशंस होती है, जो उनके वीकनेस होते हैं उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको शार्प करने की कोशिश करते हैं। ओके, ताकि उनको अपने सोसाइटी, अपने सराउंडिंग में एक स्टेटस, एक रिकॉग्निशन मिल सके। मीन्स वो हर चीज़, मीन्स वो अपनी सराउंडिंग में खुद को इंक्लूड करते हुए, सारी चीज़ों को, सारे एक्सपेक्ट को देखते हुए वो शार्प करते हैं, मीन्स कह सकते हो एडवांस करते हैं, ताकि वो सक्सेस की तरफ लीड कर सकें। नेक्स्ट स्टेज जो हमारा आता है वो है हमारा मिडिल अडल्टहुड। उसमें आता है 40 to 60 ईयर्स के इंडिविजुअल। तो ओके, जो 40 to 60 ईयर्स के इंडिविजुअल्स जो भी आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन्होंने जो उनको एम चाहिए था, जो गोल चाहिए था, जो रिकॉग्निशन चाहिए थी, वो उन्होंने अचीव कर ली है। अब उसको अचीव करके उसको मेंटेन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उनकी आती है डेवलपमेंट स्टेज में या फिर नीड्स में। तो इसके बारे में अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इस स्टेज में जो फिजिकल चेंजेस जो मेजर होती है वो होती है स्लो डिक्लाइन। सो स्लो डिक्लाइन मीन्स उनकी नॉर्मल जो फिजिकल में चेंजेस आते हैं वो डिक्लाइन होने लगती है, लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं, वेदर वो मेटाबॉलिज्म हो, उनका थिंकिंग कैपेसिटी हो, उनका वेट गेन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्लो डाउन होने थी, मीन्स कह सकते हैं ना वो एजिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओके, एजिंग स्पीड अप लाइक स्किन लूजेस, इलास्टिसिटी, हेयर टर्न्स ग्रे वाइट, ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेस, लाइक उनकी बीपी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन, उनके जितने भी हार्मोन प्रोडक्शन थे वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है, देन वेट गेन हो रहा है, इरिटेटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें आप उनके अंदर देखोगे, बहुत ईजिली देखोगे कि ये सारी चीज़ें वो फर्दर लेकर होता है ना कि अरे अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। तो बूढ़े हो रहे हैं मीन्स लाइक ये सारी चीज़ें आप चेंजेस में देख रहे हो, उनके बाल सफ़ेद ग्रे हो रहे हैं, ठीक है, इरिटेट होने लग रहे हैं, अरे सठियाने लगे हैं, ये तो ये सारी चीज़ें आप उनके अंदर नोटिस करते हो, ठीक है। उनकी एजिंग स्पीड अप हो जाती है, उनकी स्किन की इलास्टिसिटी अप लूज हो जाती है, ठीक है, बहुत लोग बीपी, डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मिडिल अडल्टहुड में एज अ डेवलपमेंट आप देखते हो। ओके, तो जितने भी हमने स्टेजेस पढ़े हैं, लाइक हमारे जो भी फ्रॉम सिंस बर्थ टू ओल्ड जितने भी स्टेजेस पढ़े, तो अब उनमें रोल ऑफ नर्स मीन्स एक नर्स का क्या रोल होता है, उसके डेवलपमेंट में, उसके नीड्स में क्या रोल हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ऑल ओवर हम ब्रीफली 5 रोल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बाकी के सारे भी रोल्स इन्हीं सारी चीज़ों में इंक्लूडेड है जो ब्रीफली हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड केयर एंड कम्युनिकेशन इज नीडेड। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नर्स होती है, अगर किसी भी स्टेज का इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, किसी भी स्टेज का इंडिविजुअल अगर हॉस्पिटलाइज हो रहा है या अंडर नर्सिंग केयर है, ठीक है, तो वहाँ पे नर्स का ये रोल है कि वो उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी, उसके बिहेवियर, उसके डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों लाइक सारे एस्पेक्ट्स में, फिजिकल हो गया, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इमोशनल, इन सारे ग्रोथ के बारे में एक अच्छा ऑब्जर्वेशन रखे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जो भी इलनेस कंडीशन है जिसकी वजह से वो अंडर केयर है, नर्सिंग केयर है, तो वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करे एंड अपना कम्युनिकेशन मोड एक अडेप्टेबल बनाए, एक मीन्स ऐसा बनाए कि अगर नर्स कुछ बता रही है, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रही है, वो तो पेशेंट तक समझ, मतलब पेशेंट को समझ में आ रहा है, पेशेंट तक पहुंच रहा है। एंड इवन सेम उधर अगर पेशेंट कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, अगर वो इतना ट्रस्ट या एक बॉन्ड नर्स और पेशेंट के बीच में बन चुका है, एक आईपीआर मेंटेन्ड है, तो पेशेंट अगर कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश, तो नर्स इतनी केपेबल होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे एंड उस पर वर्क करे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट यही है कि नर्स एक एक्यूरेट वे में ऑब्जर्वेशन रखे ताकि उसको सारी चीज़ों के बारे में पता हो, जो भी पेशेंट के साथ हो रहा है, लाइक उसके ग्रोथ में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके एस्पेक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स में हो, इमोशनल एस्पेक्ट्स में हो सकता है वो फिजिकली बहुत अच्छा है, हेल्दी नज़र आ रहा है, बट उसका मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, जो दिखा रहा है वो ऐसा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें नर्स कैसे ऑब्जर्व कर पाएगी? थ्रू एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। जब उसको पता होगा कि हाँ, नॉर्मल इंसान के बिहेवियर पैटर्न में ऐसी चीज़ें होती हैं एंड अब नॉर्मल में या फिर कह सकते हो मेंटली इल पर्सन्स में ऐसी बिहेवियरल पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो नर्स का सबसे पहला जो मेजर रोल होता है वो होता है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, केयर एंड कम्युनिकेशन मोड। ओके, नेक्स्ट की बात करें हम, नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ नॉर्मल एंड अब नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंसेस टू आइडेंटिफाई
डिजीज एंड इलनेसेस कंडीशन एंड इट्स कॉजेज, मतलब उसके पास इतनी कैपेसिटी हो, इतनी नॉलेज हो नर्स के पास कि वो नॉर्मल जो भी लिविंग कंडीशन है, जो हेल्दी पर्सन है, उसके नॉर्मल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेयर सेम एज जो अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जो अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में उसको अच्छे से पता हो, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हाँ हेल्दी पर्सन में ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड अगर अनहेल्दी पर्सन है, लाइक उसके फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। लाइक अगर कोई डिजीज कंडीशन उसके अंदर है, ठीक है, अगर कुछ लोग होते हैं कि नॉर्मली कुछ फॉर एग्जांपल की बात करें, नॉर्मली कुछ लोगों की जो बीपी होती है वो हाई होती है अदर देन अदर्स, कि कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लेवल हाई होता है, वो उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन वहीं सेम डिफरेंट पर्सन के अंदर वो हो सकता है वो फ्लक्चुएट कर रही हो, वो अच्छी मीन्स उसके हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, वो उसके हेल्थ के लिए इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो वो चीज़ें नर्स के पास जो अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ें डिफरेंशिएट कर पाती है कि हाँ ये बीपी लेवल इस पर्सन के लिए हेल्दी है, मगर सेम एक्सपेक्ट पर दूसरे पर्सन के लिए ये शायद ये बीपी लेवल अच्छी नहीं है या फिर अनहेल्दी है। तो ये चीज़ें वो तभी कर पाएगी जब उसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होगा डिजीज इलनेस के बारे में, हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तब वो डिफरेंशिएशन कर पाएगी, वेदर उसके कॉज की हो गया, उसके ट्रीटमेंट की हो गया। लाइक अगर वो ऑब्जर्व कर रही है, उसको पता भी है, उसको एनालाइज भी हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है कि हाँ ये अनहेल्दी है या ये डिजीज कंडीशन है, तो अब इसका कॉज क्या है, उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, क्या क्योर लेवल्स होंगे, वो सारी चीज़ें तभी हो पाएंगे जब नर्स के पास उस डिजीज कंडीशन, उस हेल्दी कंडीशन के बारे में नॉलेज होगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, ऑल मेडिकल प्रोसीजर मस्ट बी एक्सप्लेन टू पेशेंट टू रिड्यूस पेशेंट फियर एंड एंग्जाइटी। लाइक अगर आप एज अ नर्स आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑफकोर्स हो सकता है कि आप बाय जो बर्थ, लाइक जो इन्फेंट्स होंगे, ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड वाले फेज में बच्चे होंगे, ठीक है, लेट चाइल्ड, उनको आप समझा रहे हो, उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन उनको डर होता है, तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके गार्जियन से बता सकते हो कि हाँ हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी एज अ रिजल्ट। तो आप अडल्ट में बता सकते हो, आप एडोलसेंट वालों को बता सकते हो, उनको समझ में आएंगे क्योंकि उनकी मेंटल एंड थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो चुकी होती है। वेदर वहीं बच्चों में आप क्या करोगे, आप गार्जियंस को बताओगे कि हाँ ये सारी प्रोसीजर्स हैं, ऐसे होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्चों में क्या होगा कि वो फियर और एंग्जाइटी को एक्सेलरेट करेगा, बच्चे डरने लगेंगे। तो हो सकता है फ्यूचर में भी आगे किसी मेडिकल कंडीशन से अगर कोई कुछ फेस कर रहे हो तो वो उसके फॉरवर्ड उसके ट्रीटमेंट के लिए ना जाएं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, बच्चे अगर जैसे लाइक बचपन उनको नहीं समझाया जाता है कि हाँ बेटा सिरिंजिंग या इंजेक्शन लगाना अच्छा होता है, लाइक वैक्सीनेशन नॉर्मली जो आप हर बच्चे में देखते हैं, बहुत बाय बर्थ में भी होती है, फिर चाइल्डहुड में भी होती है। तो अगर वैक्सीनेशन के बारे में आप उनको नहीं समझाओगे, नहीं बताओगे, नहीं एक्सप्लेन करोगे, तो आगे भी चल के उनको इंजेक्शन से डर लगता रहेगा। वेदर वो इंजेक्शन उनके लिए अच्छा होगा, उनको ट्रीट करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो डर बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें इस लेवल पे बहुत ज़रूरी होती है कि आप कोई भी प्रोसीजर अगर आप कर रहे हो तो आप उनको एक्सप्लेन करो, ताकि उनके अंदर से वो फियर, वो एंग्जाइटी, वो डाउट, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्स इज एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट। मतलब अगर नर्स को पता चल रहा है कि हाँ ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, ये डिजीज कंडीशन पेशेंट फेस कर रहा है, ठीक है, वेदर वो बच्चा है या अडल्ट है या एडोलेसेंट है, ओल्ड एज है, तो वहाँ पे उसको एक प्रॉपर इमोशनल, ठीक है, सोशल सपोर्ट या फिजिकल सपोर्ट भी एज वेल देना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पेशेंट हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको फिजिकल सपोर्ट की नीड होगी। अगर पेशेंट मेंटली हेल्दी नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, नेगेटिविटी थोड़ी सी है, तो वहाँ पे आप उसको मोटिवेट करोगे, ठीक है। इमोशनल स्टेटस उसका अच्छा नहीं है, बहुत सैड है, बहुत उदास है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको समझाओगे, उसको मीन्स कह सकते हो ना, उसके चीज़ों को क्लियर करोगे कि हाँ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे फेस की जाती हैं और ये आप अडेप्ट करके आप इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हो। तो वहाँ पे आप उसको सपोर्ट, उसको गाइडेंस दोगे, ताकि उसका जो भी मीन्स कह सकते हो ना डाउट है, उसका जो भी कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्लियर हो सके। ओके, एजुकेट एंड मेक अवेयर रिगार्डिंग इलनेसेस डिजीजेस टू द पेशेंट विथ इट्स ट्रीटमेंट एंड केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ज़्यादातर आप नहीं देखोगे, कॉमनली नहीं होता है, लेकिन ये होना चाहिए।
हर नर्स को, अगर आप कोई पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको उस डिजीज कंडीशन, आप जैसे लाइक किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो जिसको हाइपरटेंशन है, तो आपको उस पेशेंट को अच्छे से समझाना है कि हाइपरटेंशन क्या होती है, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। वो इसलिए ताकि पेशेंट अपने बारे में उस डिजीज, अगर उसको डिजीज कंडीशन जो है लाइक हाइपरटेंशन की बात करी, तो वो हाइपरटेंशन के बारे में अच्छे से जान जाए, उसके बारे में नॉलेज रखे, ताकि वो फ्यूचर में ऐसी अब आगे चीज़ें ना करें, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाए ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके या फिर ट्रीट कर सके। ओके, वेदर वो बच्चा है, अडल्ट है या ओल्ड एज है, वो नर्स का कह सकते हो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल रोल होता है जहाँ पे वो उसको एजुकेट करना होता है, जो कि आप नॉर्मली डेली लाइफ में नहीं देखते हैं। ओके, तो वहाँ पे उसको क्या करना है, उसके इलनेस के रिगार्डिंग, उसके डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग पेशेंट को अच्छे से समझाना होता है, और उसके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट और केयर के बारे में बताना होता है कि वो ऐसे इस डिजीज कंडीशन, इस इलनेस कंडीशन से ओवरकम कर सकते हैं। वहीं सेकेंडरी अगर बात करें तो नर्सेस का मेजर रोल ये भी होता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट किसी डिजीज कंडीशन से आता है, तो आप उसकी प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें। ओके, लाइक आपके पास कोई डिजीज कंडीशन, तो आप उसके बारे में ज़्यादा किसी को बताएं ना, ठीक है। वो आप उसके फैमिली मेंबर, उसके पेशेंट, कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि फैमिली मेंबर को भी मत बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके रखें ताकि उसके अंदर जो एक ट्रस्ट का जो भी एक लेवल हो वो मेंटेन रहे, वो आप पर ट्रस्ट करे और आपसे वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके, ताकि आप उसको वेल ट्रीटमेंट एंड केयर प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइकोलॉजी इन वनरेबल्स ग्रुप्स। ओके, तो वनरेबल से आप क्या समझते हो, जो असहाय लोग होते हैं, लाइक जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिन्हें एक्चुअल सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आपके आते हैं विमेंस, चिल्ड्रन, सिक पर्सन एंड ओल्ड पीपल। इनको एक्चुअल में एक केयर, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो इनमें क्या बिहेवियर पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जब वो लाइक किसी भी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, एक मीन्स कह सकते हो ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाते और वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। किसी भी स्टेज का पर्सन हो, ठीक है, नॉट ओनली वनरेबल, वो किसी भी स्टेज का पर्सन हो, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से डील करता है, ठीक है। नॉर्मल डेली लाइफ की डिफिकल्टी को अगर वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेसर्स को नहीं डील कर पा रहा है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो विमेन, चिल्ड्रन एंड सिक पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अडल्ट्स ज़्यादातर करते हैं, लाइक उनको अपना एम एक क्लियर कर, एक गोल है, उनका एक एम है, उसको क्लियरफाई करना है, उसको अचीव करना है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। वेयर एज इन वुमेन्स में स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी क्या है, डेली लाइफ की हसल्स, वो चीज़ों को देख रही हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको वो डील कर रही हैं। चिल्ड्रंस में क्या होता है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चे होते हैं ना जो लो सेल्फ स्टीम होती है, जिनका लो कॉन्फिडेंस होता है, तो वो फेस नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, किसी को ना बताते वो अपनी चीज़ें अपने पास रखते हैं, और वो चीज़ें एक्सरेट होकर कहाँ जाती है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में कन्वर्ट होती हैं। सिक पर्सन, ऑफकोर्स कोई भी बीमार पर्सन होगा तो उसको उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है जब तक उसको उस चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिलती है या फिर एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है कि हाँ वो ठीक हो रहा है। नेक्स्ट इज ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल में ऑफकोर्स स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एजिटेशन की तरफ मूव करते हैं। उनकी सारी चीज़ें, उनका उनका फिजिकल स्टेज जो होता है डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, मेंटल कैपेसिटी डिक्लाइन। तो ऑफकोर्स अगर आप नॉर्मली फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ भूल रहे हो तो आपको गुस्सा तो आता है कि अरे अभी तो याद था, अभी भूल गए। तो वो तो उनकी डेली लाइफ में ये एक चलता रहता है, लाइक एक ऐसा चेंज है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अकर होती हैं। नेक्स्ट की बात करें डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब फेस नहीं कर पाते और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो लीड करते हैं डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन को फेस करते वक्त क्या होता है कि वो आइसोलेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी से भी ना बात करके, ठीक है, ना डिस्कस करके वो चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो डील नहीं कर पाते हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलता है, तब वो आइसोलेट हो जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ लीड होते हैं। नेक्स्ट इज वॉयलेंस। वॉयलेंस एक ऐसा टर्म है जो वनरेबल ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइक वायलेंस विमेन्स भी फेस करती हैं, बच्चे भी फेस करते हैं, सिक पर्सन तो इतना नहीं फेस करते हैं, लेकिन ओल्ड पीपल में भी फेस करते हैं। इस टर्म के लिए हम इन 3 स्टेजेस के लिए अप्लाई करेंगे।
तो वायलेंस क्या होता है, विमेंस में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस आप देख रहे हो, चिल्ड्रंस में बहुत सारे अब्यूजेस हैं, एंड ओल्ड एज में भी वही सारी चीज़ें अब्यूजेस हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ओल्ड पीपल, जो अपने ओल्ड मेंबर्स होते हैं उनको बाहर छोड़ आते हैं, उनको ओल्ड एज होम्स में छोड़ आते हैं, ठीक है। विमेंस में डोमेस्टिक वायलेंस हैं, एंड चिल्ड्रंस में अब्यूजेस बहुत सारे हैं, सेक्सुअल अब्यूजेस हैं, ड्रग अब्यूजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी, जो कि विमेन एंड अडल्ट दोनों फेस करते हैं। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि वो उनका जो एक रिप्रोडक्टिव एज होता है उस एज में वो एक कह सकते हो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है, मीन्स कह सकते हो कि आगे फ्यूचर जनरेशन प्लान करने की कैपेसिटी नहीं हो पाती या फिर नहीं होती है, तो उस चीज़ को फेस करते हैं। दैट क्रिएट्स एक ऐसा क्रिएट मीन्स एक ऐसा बिहेवियरल पैटर्न क्रिएट करता है ना कि एजिटेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज बॉडी इमेज। बॉडी इमेज किसी भी आप एज ग्रुप में जाएंगे तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि फेस कर रहा है पर्सन, वेदर वो बच्चा हो, उस बच्चे में भी चीज़ें चेंजेस आती हैं। लाइक एडोलेसेंस में एक ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जब प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो अनअवेयर होते हैं, जिनको नहीं पता होता, जिनको नॉलेज नहीं, तो वो होता है ना कि अरे ये क्या हो रहा है, वॉइस चेंजेस हो रहे हैं, तो अरे कुछ तो हो रहा है, ऐसा वो अज्यूम करते हैं और ऐसा डिस्कस करते हैं। विमेंस में भी वही सारी चीज़ें हैं कि बॉडी इमेज में काफ़ी लाइक अगर बात करें प्रेगनेंसी की, तो बिफोर प्रेगनेंसी उनकी बॉडी काफ़ी पर्सनालिटी काफ़ी अलग होती है, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी अलग हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें उनको कह सकते हैं ना कि उनके मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट करती है। वेर एज सेम एज सिक पर्सन एंड ओल्ड पीपल, सिक पर्सन आप जैसे कहते हो ना कि बीमार सा लग रहा है, तो वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट कर रही है। सेम एज ओल्ड पीपल, तो ओल्ड पीपल क्या होता है ना, जब आप किसी भी इंसान जो एजिंग की तरफ बढ़ रहा है उसको अगर आप बोलोगे तो वो उसको हिट करेगी कि अरे मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ क्या, मेरा टाइम लिमिट बहुत कम हो रहा है, ऐसा उसके दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन ऑफकोर्स अगर जैसे ओल्ड एज होता है तो ओल्ड एज में पीपल खुद ही आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। एडोलेसेंट क्या एज ऐसी होती है जहाँ पे वो आइसोलेट होना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। सिक पर्सन भी होते हैं ना, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, उनका मन सा नहीं लगता है कि अरे नहीं अभी बीमार हूँ मुझे नहीं बात करनी, होता है ना कि इरिटेशन, एजिटेशन होती है दिमाग में। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स किसी भी स्टेज में फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, जब भी उनका डिसीजन मेकिंग होगा, जब भी कोई भी एक कहते हैं ना चूज करना होता है किसी भी टू डिसीजंस के बीच में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज लॉस एंड ग्रीफ। लॉस एंड ग्रीफ में क्या होता है कि अगर वो कुछ खो रहे हैं, ठीक है, लाइक आप बात करें आपने कोई एम बनाया, ठीक है, आपने एम बनाया, आपका ये गोल था, तो आप वो चीज़ खो रहे हो, ठीक, तो उससे क्या होता है आपका एक लॉस एंड ग्रीफ, आप अपने लव्ड वंस को ही अगर आप खो रहे हो तो वो लॉस एंड ग्रीफ फेज आप देखते हो। नेक्स्ट इज फियर एंड डिनायल। ऑफ कोर्स अगर आपका कोई भी ऐसी चीज़ से इंटरेक्शन हुआ है जो एक फियर और डिनायल फेज अकर कर रही है, मीन्स क्रिएट कर रही है, हो सकता है ऐसी कोई इवेंट, ऐसा कोई ट्रॉमा, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ जिसकी वजह से फियर और डिनायल आपकी लाइफ में आ गई हो, क्रिएट हो रही हो, तो वो चीज़ें चलती रहती तब तक जब तक वो चीज़ आप उस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करोगे या फिर उस क्रिएटेड इवेंट से आप बाहर नहीं आओगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, अपनी उस फियर उस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक आप डिनायल फेज में चलते रहोगे। लाइक होता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा हो तो आप ये नहीं बोलोगे मुझे डर लग रहा है, आपको तो नहीं करना है, तो ये होता है डिनायल, फियर एंड डिनायल फेज। नेक्स्ट इज लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम इसलिए इस साइकोलॉजी में मीन्स इस टर्म में इस उसमें टॉपिक में इंक्लूड किया गया क्योंकि विमेंस में, चिल्ड्रंस में, सिक पर्सन में ये स्टीम क्या होती है ना, ओल्ड पर्सन में ये सेल्फ स्टीम क्या होती है वो लो हो जाती है। लाइक कैसे, अगर कोई सिक पर्सन है तो ऑफकोर्स उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं से तो लो हो जाएगा कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। ओल्ड एज में होता है ना कि वो कैपेसिटी नहीं होती, वो एक्टिवनेस नहीं होती, इस वजह से वो लो हो जाती है। चिल्ड्रंस में क्या होता है कि वो अभी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तो वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो उनका जो एस्टीम होता है, जो सेल्फ एस्टीम होता है वो लो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। लास्ट स्टेज की अगर बात करें तो लास्ट स्टेज में हमारा आता है लेट अडल्टहुड या फिर ओल्ड एज आप कह सकते हो इसको। इसमें आते हैं हमारे 60 ईयर्स या अबव के जो भी इंडिविजुअल्स या पर्सन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इनके डेवलपमेंट की बात करें, अगर इनके डेवलपमेंट स्टेज या फिर कह सकते हो उनके डिक्लाइन स्टेज आप नॉर्मली आप रेफर करते हो, उसमें क्या क्या होता है।
तो उसमें होता है पीरियड ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव वर्क्स, लाइक उनके जितने भी एक्टिव वर्क होंगे या जो कह सकते हो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जिन चीज़ों में, जिन वर्क या टास्क में, वो उनसे रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर कह सकते हो उन चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज इम्पेयरमेंट इन सेंसरी फंक्शंस। ऑफ कोर्स आप नोटिस करते हैं कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सेंसरी फंक्शंस में डिक्लाइन एक फेज आ जाता है, लाइक उनकी हेयरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो स्लो डाउन मीन्स डिक्रीज हो जाती है, उनकी आई साइट कमज़ोर होने लगती है, उनके वर्बल्स होते हैं ना कि वर्बल जो भी आप लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सेंसेशंस होती हैं जो कि वो नहीं बता पाते हैं, लाइक होता है ना कि कब कब आते हैं, उनके हाथ हिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे, ठीक है। स्लो डाउन इन मोटर फंक्शंस, उनके मोटर फंक्शन जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे, लाइक आप उनको दौड़ा नहीं सकते, आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप दौड़ के दिखा दीजिए, दे कैन नॉट डू, क्योंकि उनकी मोटर फंक्शन या जो कह सकते हो ना फिजिकल जो एनर्जी थी वो अब कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन फेज पर आ चुकी है। नेक्स्ट इज डिजीजेस एंड इंजरी रिस्क, वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे जब सारी चीज़ें डिक्लाइन हो रही है, ऑफ कोर्स इम्यूनिटी भी डिक्लाइन होती है, और जैसे जैसे इम्यूनिटी डिक्लाइन होती है वैसे वैसे वो रिस्क बढ़ता है बाकी के डिजीज कंडीशन या इलनेस की तरफ। उनको नॉर्मली आप देखोगे कोई भी हल्की सी भी ठंड पड़ेगी उनको सर्दी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा हीट, अगर ज़्यादा हीट वगैरह में जाते हैं, हीट स्ट्रोक, इन सारी चीज़ों के लिए वो वनरेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग एबिलिटीज डिक्रीजेज। ऑफ कोर्स उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत कम हो जाती है। आप कहते हो ना कि अब उनको याद नहीं रहता, अब वो भूल जाते हैं, वो चीज़ें ईजिली भूलने लगते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अटेंशन, ऑफ कोर्स वो कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनको कोई चीज़ समझाओगे, कुछ देर सुनेंगे, उसके बाद इरिटेट हो जाएंगे, अरे ठीक है जा बता मत मुझे, ठीक है। नेक्स्ट इज थिंकिंग एबिलिटी, जो उनकी सोचने की क्षमता होती है वो सारी चीज़ें बहुत डिक्रीज हो जाती हैं। लाइक अगर वो कोई काम कर रहे हैं एनालिसिस या वो एक्सपीरियंस बेस आपको बता देंगे, लेकिन जहाँ पर उनको कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की जरूरत होगी वहाँ वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक डिजीजेज आर कॉमन। इस स्टेज पे क्रॉनिक डिजीजेज बहुत कॉमन है क्योंकि उनको जैसे लाइक कह सकते हैं ना उनके अडल्टहुड से कोई डिजीज उनके चलती आ रही है, तो अब वो क्रॉनिक स्टेज पर आ चुकी है, अब वो अपना इम्पैक्ट ज़्यादा शो करी क्योंकि इम्यूनिटी भी लो हो चुकी है, वो डिजीज काफ़ी लंबे समय से चल भी रही है, तो अब वो कह सकते हो ना एक फाइनल स्टेज पर आ जाती है, या फिर एक कह सकते हो कि ऐसे स्टेज पर है जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट अब मीन्स बहुत ज़्यादा केयर ट्रीटमेंट की उनकी नीड पड़ जाती है। एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हो अर्थराइटिस हो गया, सीवियस डिजीज हो गई, जैसे उनकी बीपी अगर बहुत ज़्यादा हाई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, तो अब वो क्या होता है ना सीवियस की डिजीज, क्रोनी हार्ट डिजीज हो गया, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो अब हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज अब इनकी नीड्स क्या होती हैं इस स्टेज पर, इस इंडिविजुअल की क्या नीड्स हो सकती हैं। नीड फॉर केयर, ऑफ कोर्स वो इतने अब केपेबल नहीं है, वनरेबल हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स वो केयर की डिमांड करते हैं। बहुत सारी ऐसी केयर्स हैं जहां वो खुद केपेबल नहीं है, जो वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज और कंप्लीशमेंट ऑफ टास्क, उनके छोटे छोटे टास्क, जैसे उनके ना कि मोटर एक्टिविटी स्लो डाउन हो चुकी है, वो एक्टिव वर्क्स इतने नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके वो जो टास्क है वो कोई दूसरा अकम्प्लिश करे या दूसरा कोई पूरा करे, इसीलिए वो आपसे हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट इज लव एंड अटेंशन। लव है ऑफ कोर्स उनको बहुत सारा प्यार और अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, अफेक्शन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत जगह ऐसा नोटिस करोगे कि जो बड़े लोग होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं, लाइक उनसे इंटरेस्ट हटा लेते हो, ठीक है, उनको अकेला छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको ओल्ड एज होम में या फिर कह सकते हैं ना उनको बाहर ऐसे छोड़ देते हैं, फैमिली से अलग कर देते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ना होते हुए उनको एक लव, अफेक्शन, केयर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना या फिर वो उनकी डिमांड होती है। इम्प्रूव सेंस ऑफ होपफुलनेस, ऑफ कोर्स ऐसे स्टेज पर इंडिविजुअल ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता है, तो वो बहुत ना निराशा, लाइक नेगेटिविटी में थोड़ी सी लाइफ उनकी चलती है, तो वहाँ पे उनको आप होप बताओ, ठीक है, उनको पॉजिटिव की वेज की तरफ ले चलो, उनको अपने आसपास अपने सोशल इवेंट में इन सारी चीज़ों में इंक्लूड करो। तो ये सारी चीज़ें उनकी एक नीड होती है कि वो डिमांड करते हैं, वो आपसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन वो बिहेवियरल पैटर्न में उनके दिखता है कि ये वो सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं कि आप उनको अपने साथ में रखो, आप उनके साथ वैसे ही बिहेवियर बनाए रखो जैसे आप पहले आप उनके साथ थे अडल्टहुड में। तो अब वो चीज़ें आप उन चीज़ से कट ऑफ मत करिए, लाइक आप उन्हें बहुत प्यार करते थे पहले, लेकिन अब वो जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहे हैं आप उनसे इरिटेट हो रहे हो, उनसे दूर भाग रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करो। ये सारी चीज़ें आप उनके नीड्स में, आप ये बिहेवियरल पैटर्न में आप देख सकते हो।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लॉस एंड ग्रीफ, मीन्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये बहुत छोटा टॉपिक है, 2 मार्क्स में मैक्सिमम ये टॉपिक कह सकते हैं आप, एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो लॉस एंड ग्रीफ में क्या होता है कि ये अप्लाई होता है जो टर्मिनली इल पर्सन है। एक होता है सीरियसली इल पर्सन एंड एक होता है टर्मिनली। इनमें डिफरेंस क्या है, जो सीरियसली इल पर्सन होते हैं उनका ये है ना कहीं वो रिकवर कर जाएंगे, बट टर्मिनली मीन्स एक टर्मिनल मीन्स एक एंड पॉइंट है जहाँ पे वो जो इल पर्सन है वो रिकवर शायद नहीं कर पाएगा। या लाइक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो 4th स्टेज कैंसर पे हैं, जिनको आपको पता है कि वो अब ज़्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको हम डिनोट करते हैं टर्मिनली इल पर्सन। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो साइकोलॉजी बेस्ड होती है वो होता है ना कि अब कोई इंसान ऑफकोर्स वहाँ पे एक इमोशनल एंड सोशल, फिजिकल तो उनका डिक्रीज हो ही रहा है, डिक्लाइन हो ही रहा है, तो वहाँ पे जो सोशल और इमोशनल साइकोलॉजी बिहेवियरल पैटर्न हमें दिखता है, उस पर क्यूबलर रॉस जी ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे क्यूबलर रॉस जी ने 1969 पे 5 स्टेजेस ऑफ फीलिंग्स बताए थे बिहेवियर के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस एंड ग्रीफ के अंदर। उन्होंने इसको बोला था डाबडा। डाबडा मीन्स 5 स्टेजेस को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। डाबडा में डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। मीन्स उन्होंने डाबडा इसलिए डिस्क्राइब किया था ताकि जो आप टर्मिनली इल पेशेंट हो, आप उनके बारे में उनके बिहेवियर पैटर्न को समझ पाओ कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं या अब वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टेज जो डिनाइल है हमारी, वो होती है अवॉइडेंस एंड कंफ्यूजन। डिनाइल में आप क्या, नॉर्मली डिनाइल मीन्स मना कर देना, तो यहाँ पे वो बिहेवियर के पैटर्न में शो करना चाहते हैं कि वो अपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल की बात करें, जो कैंसर पेशेंट है वो फर्स्ट स्टेज पर ऑफ डाबडा है, तो वो लाइक होगा ना कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे कैंसर है, या नहीं अरे कुछ नहीं है, 4th स्टेज नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये होता है डिनाइल, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपनी रियल सिचुएशन को। ओके, नेक्स्ट स्टेज जो आती है आपकी एंगर। जब उसको समझ में आता है, लाइक आप उसको रिपोर्ट दिखा रहे हो कि नहीं नहीं आपका 4th स्टेज है, अब आप टर्मिनली इल हो, आप लाइक आपके पास ज़्यादा लाइफ नहीं है, तो आप उसको गुस्सा आता है पहले कि ऐसा क्यों। ओके, वहाँ पे क्या होता है, उसका एंगर, उसका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बाहर आता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जानता। उसको एक इरिटेशन, एक एजिटेशन उसके बिहेवियर पैटर्न में आप देखोगे। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में क्या होता है, स्ट्रगलिंग टू फाइंड मीनिंग। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो भी एंगर है वहां पे वो बार्गेन कर रहा है, ठीक है, फिर एंगर जैसे उसका खत्म होगा वहां पे बार्गेनिंग शुरू करेगा कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है, मैं ही क्यों, होता है ना कि भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही कैंसर क्यों हुआ है, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आती है डिप्रेशन। ऑफ कोर्स अब इतनी बड़ी चीज है, इस इंसान को पता चल रही है अपने बारे में, देन वो डिप्रेशन में ऑफ कोर्स जाएगा। वहाँ पे वो क्या करेगा, सारी चीज़ से अवॉइड कर देगा, आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे हो चुका है, बार्गेनिंग से भी कोई काम नहीं चल रहा है, लाइक मीन्स ऊपर वाले से कांटेक्ट कर रहा है कि क्यों मुझे ही क्यों कैंसर हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। डिप्रेशन में क्या कि वो आइसोलेट हो रहा है कि जाओ मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये सब नहीं करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लूज कर रहा है, मीन्स होपलेसनेस एंड हेल्पलेस। उसको पता है कि अब ये चीज़ें रिकवर नहीं हो सकती, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, कोई हेल्प का नजरिया उसे नजर नहीं आ रहा। एंड स्टेज होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि हो ही गई है, अब जो लाइफ बची है, अब उसको जितनी मेरे पास लाइफ है, जितना मेरे पास टाइम है, मैं उसको अच्छे से जी लूँ, उसको अच्छे से अपनी जो भी उसकी विशेष है वो पूरी कर लूँ, जो इंटरेस्ट है, जो भी उसके कह सकते हो ना एक लास्ट विशेष है, वो सारी चीज़ें वो अचीव करने की कोशिश करता है। मीन्स एक्सेप्टेंस में क्या करता है, मूविंग ऑन एंड डीलिंग विद इट, मतलब जो भी कुछ है वो आप यहाँ डील कर लेते हैं। अगर मेरे पास 6 महीने हैं तो ठीक है, मैं 6 महीने भी अच्छे से जी लूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके लॉस एंड ग्रीफ के अंदर। तो समरी की अगर बात करें, सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमारे पास डेवलपमेंट साइकोलॉजी में वो फेजेस होते हैं या वो स्टेजेस होते हैं 7, लाइक फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, जिसमें उनकी क्या क्या डेवलपमेंट होती है, उनकी क्या क्या नीड्स होती हैं। फिर हमने बात करी रोल ऑफ नर्स की, कि एक नर्स के क्या रोल होते हैं उन सारे स्टेजेस के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। नेक्स्ट हमने बात करी थी आपके साइकोलॉजी जो वनरेबल ग्रुप होते हैं, लाइक जो डेवलपमेंट स्टेज में
कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ठीक है, जिनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है। लाइक अगर आप कह सकते हो या डेवलपमेंट सही हो रहा है, उनका आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जो डिजीज कंडीशन है, ठीक है, बच्चे हैं जो अब्यूजेस हो रहे हैं उनके साथ, विमेन्स हैं जिनके साथ वायलेंसेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो डील कर रही हैं, ओल्ड एज हैं जो सफ़र कर रहे हैं आइसोलेशन को, इन सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या फेस कर रही हैं, वो क्या बिहेवियर पैटर्न शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लॉस एंड ग्रीफ, जो पर्सन टर्मिनली इल है, जो मीन्स एंड स्टेज पर ऑफ लाइफ है, तो वहाँ पे वो क्या ये बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं, वो होती है आपकी डाबडा। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।